बच्चों आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में जो मैं पहले भी छोड़ आया हूं, पुराने नए, और उसके बाद फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। बच्चों जैसे आज हमने T20 में क्वेश्चन डिस्कस किया उसी तरह का क्वेश्चन है ये। हमारे पास दो गैस सैंपल हैं और अगर ये पहले करा दिया हो तो बता देना। दोनों आइडेंटिकल गैस सैंपल है, दोनों को कंप्रेस किया जब तक कि दोनों का वॉल्यूम आधा नहीं हो गया। पहली गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस किया, दूसरी गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस किया टिल हाफ ऑफ द वॉल्यूम, तो फाइनल प्रेशर किसमें ज्यादा होगा। ये कर लिया क्वेश्चन। चलिए दूसरा करते हैं। एक गैस को हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये P0, ये 2P0, ये V0 और ये 2V0। गैस यहां पर है और फाइनल इस स्टेट तक पहुंची अलोंग स्ट्रेट लाइन। V0 और 2P0 और फाइनल 2V0 और V0 P0 सॉरी। तो बच्चों आप इतना तो देख ही सकते हैं हम कि इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट और फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम है। यहां पर 2P0 V0 है और यहां पर भी 2P0 V0। इसका मतलब इस गैस का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर भी सेम होगा। बट दिस इज नॉट आइसोथर्मल। हम जानते हैं आइसोथर्मल होता तो वो हाइपरबोला होता, ये स्ट्रेट लाइन दिया है। इसका मतलब टेम्परेचर या तो पहले इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज हुआ होगा, या टेम्परेचर पहले डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज हुआ होगा। टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट नहीं हो सकता। ऑलवेज कांस्टेंट यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस तो तब होता जब ये हाइपरबोला बोल देता मैं। तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये बात आप बिना कैलकुलेशन के भी प्रूव कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो तब होगी जब मैं टी मैक्सिमम या टी मिनिमम आपसे पूछ लूंगा। तो अभी मैं आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि हमने गैस को ए से बी तक प्रोसेस किया अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो बीच में इसका टेम्परेचर बढ़कर फिर वापस कम हुआ होगा या पहले कम होकर वापस बढ़ा होगा, बिकॉज इनिशियल और फाइनल बोथ आर सेम। बच्चों दो तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ढंग से। सबसे पहला मेथड, अगर मैं ए से बी तक एक आइसोथर्मल प्रोसेस को कंसीडर करता, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस एक हाइपरबोला होता जो इस कर्व के नीचे से पास होता ऐसे। इसका मतलब ये हुआ इस ग्राफ के हर पॉइंट पर टेम्परेचर T0 ही रहेगा। ढंग से सुनना, मैंने कहा ना, बस लॉजिकल है ये क्वेश्चन। बच्चों यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, इसका टेम्परेचर भी T0 रहेगा। अब मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं। हम अच्छे तरह जानते हैं ना, यहां पर P और V का प्रोडक्ट इनिशियल के बराबर ही है,
लेकिन मैं थोड़ा सा भी ऊपर इस लाइन पर आऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। सेम वॉल्यूम पर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो पी और वी का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट का टेम्परेचर टी नॉट से ज्यादा है, और बेटा इस लाइन पर अगर टेम्परेचर एक बार भी टी नॉट से ज्यादा हो गया तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना कि टेम्परेचर पहले बढ़ा है और फिर घटा है। कितना इजीली हो गया डिसाइड, क्योंकि हम जानते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन नीचे से जाती, तो इसका मतलब इसके हर पॉइंट को, और भी कोई पॉइंट ले लिए सेम वॉल्यूम पर, यहां से यहां आ जाइए तो भी बढ़ा है। हर पॉइंट पर आपको प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन में ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि इस पूरी लाइन पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट पी नॉट इंटू वी नॉट है। दूसरा जो इन्होंने बोला, बच्चों अगर हम बहुत सारे आइसोथर्म बना लें, 1 पैरेलल, 2 3, ये सब आइसोथर्म है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T3 है, आइसोथर्मल प्रोसेस सारे हाइपरबोला है, तो ये तो देखते ही बता सकते हैं ना कि T1 सबसे छोटा होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो P और V का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा। तो बच्चों अगर बहुत सारे पैरेलल आइसोथर्म ले लें तो ये क्लियरली बता सकते हैं हम किसका टेम्परेचर कम है और किसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो T1 इज लेस देन T2 एंड T2 इज लेस देन T3। हम इस लॉजिक को भी अपने क्वेश्चन में काम में ले सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने ये स्ट्रेट लाइन आपके सामने बनाई, हम एक ऐसा आइसोथर्म लेते हैं, एक तो ये वाला आइसोथर्म लिया जिसका टेम्परेचर T0 है। T0 कैसे पता लगा? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट वहीं से मैच कर रहा है ना जो उसका था। एक दूसरा आइसोथर्म लेते हैं जो इस लाइन को कहीं टच करेगा लेकिन पहले वाले के पैरेलल होगा। बच्चों हम अच्छे तरह जानते हैं ना, इस वाले आइसोथर्म का टेम्परेचर इस वाले से ज्यादा होगा, और अगर ये इसको टच करता हुआ जा रहा है तो जिस पॉइंट पर टच करेगा उस पॉइंट का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। किससे? T0 से। इसका मतलब इस लाइन पर इस पॉइंट का टेम्परेचर T0 से ज्यादा हो गया, तो यहां पर T0 था, पहले बढ़ा है और फाइनली T0 है, यानी कि बाद में फिर घटा है। बच्चों ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूं ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएंगे। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आप ये सीख रहे हो कि ग्राफ को हैंडल कैसे करते हैं। और यहां पर है ना, सेम वॉल्यूम पर 2 प्रेशर देख लो या सेम प्रेशर पर 2 वॉल्यूम देख लो। अगर आप ऐसे जाओगे तो मैं कहूंगा यार देख यहां का प्रेशर सेम है, लेकिन ये वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब पी और वी का प्रोडक्ट भी ज्यादा हो। कैसे भी चले जाओ बेटा, कंपैरिजन करने का तरीका यही होता है। और याद कीजिए यही मेथड हमने उस दिन इस वाले क्वेश्चन में लगाया था ना, दोनों को हाफ वॉल्यूम पर कंप्रेस कर दे तो फाइनल प्रेशर किसमें ज्यादा होगा। उसमें भी तो 2 ग्राफ बनाकर ऐसे ही कंपेयर किया था हमने। बच्चों लेकिन अगर वो आपसे ये पूछ ले, ये क्लियर हो गया कि इस लाइन के अलोंग चलने पर टेम्परेचर पहले बढ़ा है और फिर घटा है, तो बीच में एक मैक्सिमम आएगा। अगर आपसे उस मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू पूछ ले, इनिशियल टेम्परेचर T0 है, टू P0, V0 और T0, तो मैक्सिमम टेम्परेचर T0 की टर्म्स में हम कैसे निकालेंगे? अब ये मैथमेटिक्स आ गई, हमारे क्वेश्चन में फिर भी थोड़ी वैल्यू सिमेट्री दी है तो बच्चों का तुक्का लग जाता है। तुक्का कैसे लग जाता है? ये तुक्का ना कहें, थोड़ी बहुत सोच भी है उनकी, कि एक अंदाजा आइडिया होता है कि यार मैक्सिमम टेम्परेचर लाइन के मिड पॉइंट पर होना चाहिए। अल्दो हो सकता है कभी ये चीज गलत हो जाए, तो मिड पॉइंट पर वॉल्यूम होगा इन दोनों का एवरेज 3V0/2, और प्रेशर भी इन दोनों का एवरेज 3P0/2, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 9/4 P0 V0। तो टेम्परेचर कितना आ गया? 9/4 नहीं आया, 2 P0 V0 T0 है। अभी भी नहीं समझे? अरे इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर प्रेशर 3/2 और वॉल्यूम 3/2 हो गया ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 9/4 P0 V0। समझ गए? इज इक्वल टू
एनआरटी, और इनिशियली 2 पी नोट वी नोट एनआरटी नोट था, ये 2 और था, ये याद दिला रहा हूं। तो दोनों को डिवाइड करने पर टी कितना आ गया, इन दोनों को डिवाइड करो, कितना आएगा 9/8 टी नोट। इसका अच्छा, ये तो दिख ही रहा है ना, ये वैल्यू टी से बड़ी है तो टेम्परेचर बड़ा होगा। तो आप इस डिस्कशन में से कुछ लिखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, अपने अकॉर्डिंग कुछ लिख लें। हो गया बेटा? इसको मिटा दिया। वैसे इसका प्रॉपर मेथड भी तो बताना था मुझे, क्या है बेटा? प्रॉपर मेथड थोड़ा सा फिर लेंदी हो जाएगा अगर हम ऐसे नहीं करें इसको। तो फिर हमें पी और वी का ग्राफ दिया ना, इस स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा पहले। एक बार मैं मेथड बता दूं, मैं शायद पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं सिर्फ इंटरेस्टेड बच्चे ही सॉल्व करें। अब ये आपका नजरिया है कि आप में से कौन इंटरेस्टेड है। तो ये पी नॉट और 2 पी नॉट, वी नॉट और 2 वी नॉट, कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। लेकिन यहां c निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इंटरसेप्ट पीछे ले जाने पर बढ़ाकर फिर निकालना पड़ेगा। चलो, कभी कभी कुछ बहाने से आप कुछ नई चीज सीख लोगे, इसलिए अच्छा है कि मैं बता दूं। बच्चों, अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट दें x1 y1 और x2 y2, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास होगी उसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। करेक्ट? तो अगर आप इसे कॉपी करना चाहें तो कर लेना, क्योंकि आपके ये चीज तो बेटा बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ना, सभी जगह काम आती है। अब देखो, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, v नॉट कॉमा 2p नॉट। उल्टा मत लिख दीजिए ना, x कोऑर्डिनेट v है और इसका 2v नॉट कॉमा p नॉट। तो अगर मैं इससे स्ट्रेट लाइन निकालूं, y कौन है, माइनस y1 कितना है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x
माइनस x1, x1 कौन है बच्चों? कितनी इजीली आ गया, थोड़ा सा इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। P y इज इक्वल टू mx प्लस सी, पी नॉट को उधर ले जाओ तो ये माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू वी, ये माइनस माइनस प्लस पी नॉट और 2p नॉट 3p नॉट आएगा। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन बच्चों। P को मैं लिखता हूं nRT अपॉन वी, nRT अपॉन वी, और v को इधर ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, v स्क्वायर प्लस 3p नॉट v। अब मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए dt बाई dv जीरो कर दो। मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए हम जानते हैं ना डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो यहां nr dt बाई dv आएगा, बाद में इसको जीरो करना है, माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू 2v आएगा प्लस 3p नॉट, ये जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकाल ही दो ना, ये तो v निकालेंगे हम पहले, तो कितना आएगा v 3/2 v नॉट। और यही चीज हमने थ्योरेटिकल भी, मतलब अंदाजे से, आइडिया बोलते हैं उसे, और अगर वॉल्यूम 3/2 है तो प्रेशर भी 3/2 होगा, उसके बाद मैंने सॉल्व कर ही दिया था। तो मैक्सिमम टेम्परेचर तब होगा जब वॉल्यूम 3/2 वी नॉट है। बच्चों मैं इसलिए ये मेथड बताना जरूरी है कि यार हो सकता है कभी वो कुछ अलग से दे दे, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की जगह कोई और दे दे जहां आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाए, तो हमें उस बुरे वक्त के लिए, उस टाइम के लिए कुछ चीजें आनी चाहिए। तो बच्चों ये प्रॉपर मेथड है मैक्सिमम निकालने का। बच्चों एक बार कार्नो इंजन को डिस्कस कर ले, कार्नो साइकिल, क्योंकि उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट छुपा है, अच्छी चीज है। दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस जो दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक प्रोसेस से मिलकर बना होता है। व्हाट इज स्पेशल इन दिस? एनीबडी कोई बता रहा है कि हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारे साइकिल बन सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन इज मैक्सिमम अमॉन्ग ऑल हीट इंजन्स। मैंने ये नहीं कहा इसकी 100% एफिशिएंसी होती है, लेकिन सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए यूज करें तो इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। कार्नो इंजन, कार्नो साइकिल दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक प्रोसेस से मिलकर बना होता है। ये बाकी मिटा रहा हूं मैं, है ना, बनाने के लिए थोड़ा बाहर निकाल कर दिखाता हूं मैं ऐसे। तो बच्चों गैस यहां पर है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। कैसे पता लगा आइसोथर्मल है?
इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है। नहीं बेटा, मैंने ये पूछता कैसे पता लगा एक्सपेंशन है, तो आप बोलते कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। मैंने पूछा ये कैसे पता लगा, ये आइसोथर्मल है, तो स्लोप से पता लगा। बच्चों यहां पर प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 हो गया, दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहां पर प्रेशर P3 वॉल्यूम V3 हो गया, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। यहां पर प्रेशर P4 और वॉल्यूम V4 हो गया, एंड फाइनली दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। और हम वापस इनिशियल स्टेट में आ गए, एक साइकिल कंप्लीट। हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। इतना हम पहले से जानते हैं कि एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 बाय Q1 इंटू 100 होता है। अब बच्चों Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कुछ बच्चों को पता नहीं, मैंने देखा है कि क्योंकि कार्नो इंजन का जो फाइनली फार्मूला आता है ना बच्चों, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहां से यहां तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन था T1 पर, और आइसोथर्मल कंप्रेशन जो होगा तो टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ सोर्स, दिस इज टेम्परेचर ऑफ सिंक। यहां रिजेक्शन हो रहा है इन दोनों में, और इन दोनों में इनटेक हो रहा है। तो पता है इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करने पर 1 माइनस T2 अपॉन T1 आती है। बच्चों याद रखना, ये तो हर हीट इंजन के लिए सही है, लेकिन ये सिर्फ कार्नो इंजन के लिए सही है। बच्चों से पूछा कैसे आया, तो सर Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। बेटा थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, वो बाई चांस आ रहा है, लेकिन पूरा डिराइव करना पड़ेगा। और मैं इसलिए इसका डेरिवेशन कराता हूं, क्योंकि इसको करने में आप थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सब सीखोगे। बच्चों एक तो इसके लिए प्रोसेस इक्वेशन लिखो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इक्वेशन 1। इसका प्रोसेस इक्वेशन लिखो, P2 V2 गामा, आइडियाबैटिक है ना, P3 V3 गामा, दिस इज आइसोथर्मल, P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4, करेक्ट। अगेन एडियाबैटिक, P4 V4 गामा इज इक्वल टू P1 V1 गामा। चारों को मल्टीप्लाई कर दो एज इट इज, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। P1 P2 P3 P4 यहां कट जाएगा, P1 P2 P3 P4, V1 V2 गामा, V3 V4 गामा, इधर बचेगा V2 V3 गामा, V4 V1 गामा। बच्चों गौर से देखो, अगर मैं V2 को एक तरफ ले आऊं गामा -1 बचेगा, V4 को इधर ले आओ ये भी गामा -1 बचेगा, V3 को इधर ले जाओ ये गामा -1 बचेगा, और V1 को एक तरफ ले आओ ये भी गामा -1 बचेगा। चारों की पावर सेम, तो काट दो, तो क्या बचा, V2 V4 इज इक्वल टू V3 V1। सीधा सीधा बोलते हैं V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन, बच्चों Q1 हम एरिया एंक्लोज नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें अलग अलग प्रोसेस के फार्मूलों से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम W बाय Q1 लगाए, एफिशिएंसी को हम W बाय Q1 से निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये W आप यहां का एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम वगैरह नहीं है, स्ट्रेट लाइंस होती तो हम एरिया कैलकुलेट कर पाते, लेकिन यहां ग्राफ से एरिया निकालना मुश्किल है। यही तो सिखा रहा हूं कि ऐसा ही कोई वो नया क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। कार्नो इंजन नहीं होगा, इसमें से कोई भी एक प्रोसेस हटाकर आपको एक नया बना दिया, समझ रहे हैं आप। तो बच्चों हमें एक मेथड आना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर मैं एक मेथड से करूं तो हमें फिर दूसरे मेथड को भी ट्राई करना चाहिए, यही प्रैक्टिस है। Q1 हीट इनटेक होता है। बच्चों हीट इनटेक किस किस में है, दोनों एक्सपेंशन में, कंप्रेशन में रिजेक्शन है। पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में W 0 होता है, डेल्टा U 0 होता है, इसलिए QW होता है। तो W कितना होता है, NR T1 log फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, करेक्ट। ये डेल्टा Q आ गया AB में, इसको नाम दे देते ना ABCD। AB प्रोसेस में डेल्टा Q आ गया, डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U। और बच्चों दूसरा एडियाबैटिक है, उसमें वैसे ही डेल्टा Q 0 होता है। Q1 की वैल्यू निकाल दी मैंने। अब बारी आती है Q2। Q2 इन दोनों का सम है,
इसमें ये एडियाबेटिक है, उसमें 0 होगा, ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में बेटे ये T1 आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसका टेम्परेचर T1 था, और इसमें T2 आएगा, लोग V4 बाय। लेकिन बच्चों एक मिनट में बता दूं आपको, हमें यहां Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड लेना है। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था, क्योंकि अगर आपने यहां Q1 को नेगेटिव या Q2 को नेगेटिव पुट कर दिया तो 100% से ज्यादा एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके ना कि Q2 रिजेक्शन है, ये नेगेटिव आएगा, इसलिए आपसे पहले ही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है V4 V3 से कम है, तो ये वैल्यू 100% नेगेटिव आएगी, इसलिए मैं इसका मोड ले रहा हूं। बच्चों V2 बाई V1 V3 बाई V4 के बराबर नहीं है। अगर ये नेगेटिव आएगी तो मैं क्यों ना इसे उल्टा कर दूं ना, हाँ ये लो, अब ये पॉजिटिव आ जाएगा। और वैसे V2 बाई V1 V3 बाई V4 के बराबर है, हम पहले प्रूव कर चुके, इसका मतलब Q2 बाय Q1 ओनली T2 बाय। जो इससे प्रूव करने से आता है, ना कि ऐसे रट ले Q इज प्रोपोर्शनल टू T। थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कोई लॉ हमने नहीं पढ़ा, ध्यान रखना। तो ये बाकायदा प्रूव करने से आया है, और इसको जैसे यहां पुट करोगे तो आपकी एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 आ जाएगा। T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड T2 इज टेम्परेचर ऑफ सिंक, जहां रिजेक्ट करते हैं हम हीट को। तो दिस इज कंप्लीट कार्नो इंजन और कार्नो साइकिल। इसे मन लगाकर कॉपी करो, ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना, क्योंकि ये मेथड आपके और क्वेश्चंस में काम आएंगे।
देखो, एक तो इसका फॉर्मूला ये बता रहा है कि कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमें एफिशिएंसी को 100% करना है तो या तो T2 को 0 केल्विन करना पड़ेगा, और हम जानते हैं हम 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं ला सकते, और यह T1 को इनफाइनाइट करना पड़ेगा, तो हम इनफाइनाइट भी नहीं ला सकते। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन कभी 100% नहीं हो सकती। इतना लेकिन साफ दिख रहा है, T1 और T2 का जितना डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। सोर्स का टेम्परेचर जितना हाई होगा और सिंक का टेम्परेचर जितना कम होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी। क्वेश्चन इस पर बहुत सिंपल बनते हैं, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो इसका डेरिवेशन था। क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल बनते हैं, उनका नहीं बनना आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम शो करेगा, और कुछ नहीं। कैसे? वो T2 और T1 में से कोई एक टेम्परेचर देगा या एक भी नहीं देगा, एफिशिएंसी दे देगा। एक कार्नो इंजन की एफिशिएंसी मान लो 50% है, फिर कहेगा हमने सिंक का टेम्परेचर इतना कम कर दिया। सिंक का टेम्परेचर कम करें और सोर्स का सेम रखें तो एफिशिएंसी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो सिंक का टेम्परेचर वो कहेगा 10 डिग्री 20 डिग्री कम कर दिया तो एफिशिएंसी 50 से 60% हो गई। तो आप सोर्स का टेम्परेचर बताइए। तो बेटा ये इक्वेशन 2 बार यूज कर लेंगे। पहले T2 T1 नहीं पता, एफिशिएंसी इज 0.5 लिखो, 100 हटा दो। फिर T2 को T2 माइनस 20 डिग्री कर दिया, और फिर यहां पर 0.6 लिख दिया। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, हो जाएगा सोल्व। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं अभी टाइम नहीं लगा रहा, और बहुत सारे मिलेंगे आपको ऐसे, तो कर लेंगे आप पक्का। बस आपको वो फंसाएगा ना, तो वो इसमें कि वो केल्विन की जगह अपने ही मॉड्यूल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें वो डिग्री सेंटीग्रेड लिख रहा है बार बार, तो आपको इरिटेशन होगा और कुछ नहीं। तो धीरे धीरे कैलकुलेशन करना, घबराना नहीं। बच्चों क्वेश्चन हम और करेंगे, लेकिन मैं एक बात चाह रहा हूं कि हम अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लें। एक होता है फ्री एक्सपेंशन, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है अगर हम किसी गैस को, जैसे बेटा अगर मैं किसी गैस को ऐसे ही खुला छोड़ दूं, खोल दूं, ट्यूब में से हवा निकाल दी, हमने साइकिल की ट्यूब की हवा निकाल दी, तो वो जो गैस बाहर निकलेगी वो वर्क करेगी या नहीं करेगी एक्सपेंड होने पर? नहीं समझे? साइकिल के ट्यूब में हवा भरी है, आपने वाल्व खोल दिया और वो हवा बाहर निकल गई, तो वो हवा बाहर आकर एक्सपेंड होगी, तो वो वर्क करेगी या नहीं करेगी? किसके अगेंस्ट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट। क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पुश करेगी तो कुछ तो उसको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी जगह ले रही है। लेकिन आप सोचिए अगर मान लीजिए हम वैक्यूम होता बाहर, फिर हवा निकालते, तो उसका वर्क डन 0 होगा। अगर हम mg हटा दें, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म कर दें, तो किसी बॉडी को उठाने में वर्क ना होगा क्या? तो बेटा हम वर्क किसी ना किसी फोर्स के अगेंस्ट ही तो करते हैं। सिमिलरली अगर कोई गैस वैक्यूम में एक्सपेंड हो रही है तो उसका वर्क डन, दिस इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। और उसमें भी अगर एक्सपेंशन बहुत फास्ट हो जाए तो बच्चों हीट भी एक्सचेंज करने का उसे टाइम नहीं मिलेगा। तो हम बोलेंगे ना तो हीट एक्सचेंज हो रहा है ना वर्क डन हो रहा है, तो इसका मतलब उसका डेल्टा यू भी 0 आएगा। गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई कमी नहीं आएगी। जबकि जनरली क्या होता है, गैस सडन एक्सपेंड होती है तो ठंडी हो जाती है। दिस इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, अगर हम किसी साइकिल के ट्यूब का वाल्व खोल दें तो हवा बाहर निकलकर ठंडी हो जाती है। ठंडी इसलिए होती है क्योंकि वो एनवायरमेंट को पुश करने में वर्क करती है। चूंकि प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ है इसलिए हीट एक्सचेंज का उसे टाइम नहीं मिला। डेल्टा क्यू 0 है और डब्ल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा और उस गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसलिए वो ठंडी हो जाएगी। लेकिन फ्री एक्सपेंशन में डब्ल्यू भी 0 होता है, डेल्टा क्यू भी 0 होता है और डेल्टा यू भी 0 होगा। ना चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, ना वर्क डन होगा, ना हीट एक्सचेंज होगा। इसको दिखाते ऐसे हैं कि जैसे एक कंटेनर है,
इस कंटेनर में बीच में एक पार्टीशन लगा है और यहां कोई गैस फिल कर दी और यहां पर वैक्यूम है, उस साइड कुछ नहीं है, खाली एकदम प्रेशर जीरो। अगर मैं पार्टीशन को रिमूव कर दूं, और बेटा ये वॉल नॉन कंडक्टिंग है, पूरी वॉल चारों तरफ की वॉल नॉन कंडक्टिंग है, अगर मैं पार्टीशन को एकदम से बीच में से रिमूव कर दूं तो गैस उधर जाकर एक्सपेंड होगी। जनरली हम ये बोलते हैं जब सडन एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसे एक्सपेंड होने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी नहीं आएगा क्योंकि बाहर से हीट एक्सचेंज भी नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन, करेक्ट। एक लास्ट लेक्चर में ये डिस्कशन हुआ या नहीं हुआ कि जब कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होता है तो वर्क डन एरिया एंक्लोज्ड बाय द कर्व होता है ना, और क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, और केवल इस चीज पर आपको मॉड्यूल में कई क्वेश्चन मिलेंगे। अभी वो नहीं करा रहा, कुछ और करा रहा हूं। बच्चों एक बात बताइए, मैं आपसे कहता हूं कि मैंने पीवी डायग्राम एक सर्कल दे दिया, बिल्कुल सर्कल है ये, और इसमें जो 4 वैल्यू है वो ये वैल्यू है V0 मान लीजिए, ये वैल्यू है 3V0, ये P0 है और ये 2P0 है। दिस इज ए क्लॉकवाइज प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। इसका वर्क डन कितना होगा? दरअसल क्या है, एरिया हम जानते हैं एक सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर डायामीटर d है तो पाई बाई 4d स्क्वायर होता है। लेकिन मुश्किल यह है कि हम डायामीटर इसको माने या डायामीटर इसको माने। अगर इसको माने तो P0 होगा, इसको माने तो 2V0 होगा डिफरेंस। तो बच्चों ना आपको P0 लेना है डायामीटर, ना आपको 2V0 लेना है, क्योंकि एक्चुअल में यहां पर हम कोई रियल वाले सर्किल का एरिया नहीं निकाल रहे, हमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का प्रोडक्ट निकालना है। वर्क डन प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है। अब इसकी यूनिट अलग होगी मीटर क्यूब, तो अगर ऐसा तो ना डायामीटर में मीटर क्यूब ले लूंगा, मीटर 6 हो जाएगा, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो न्यूटन स्क्वायर अपॉन मीटर 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, बल्कि ऐसा करना है, आपको जो डी स्क्वायर है ना उसमें एक बार ये डायामीटर लेना है और एक बार ये, तो पाई बाय 4 अलग कर दो, एक बार डायामीटर आएगा इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 2V0, और एक बार डायामीटर आएगा इन दोनों का डिफरेंस यानी कि P0। तो आंसर आएगा पाई बाय 2 P0 V0।
थोड़ी देर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डिस्कस कर लेते हैं, हाल दो ये पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है पर इंटरेस्टिंग है। सेकेंड लॉ है ना, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ नहीं है, थर्ड लॉ केमिस्ट्री में है बच्चों। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है। स्टेटमेंट 1, हम एक ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। इसका मतलब हम एक ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जो सोर्स से हीट ले और उसे कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे और कोई रिजेक्शन ना करे। अगर मैं इसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह हीट इंजन पॉसिबल नहीं है कि यहां से एनर्जी ली Q1 और सारी उसे वर्क में कन्वर्ट कर दी, सिंक को कुछ भी नहीं दिया। यह पॉसिबल नहीं है। करेक्ट? कुछ ना कुछ उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा एंड दिस इज लॉ। इसलिए हम इसे प्रूव नहीं कर सकते, बल्कि फर्स्ट लॉ तो इस चीज को अलाउ करता है। अरे फर्स्ट लॉ में क्या दिक्कत है? डेल्टा Q इज इक्वल टू W, डेल्टा U इज इक्वल टू 0। लेकिन सेकेंड लॉ इसको अलाउ नहीं करता। और बच्चों हीट इंजन की एफिशिएंसी हम पढ़ ही चुके, इसे बोलते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। हम चाहें तो स्टेटमेंट लिख लें। लिखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Second law of thermodynamics. देखो, second law is based on two different statements. Second law is based on two statements. देखो पहला नंबर 1 केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, इसके अंदर लिखो बेटा, we cannot construct a device which works in cyclic process comma absorbs heat from source which works in cyclic process comma absorbs heat from source and converts all this energy into mechanical work and convert all this energy into mechanical work. करेक्ट? बस अगर ये डायग्राम दिखाना चाहो तो दिखा लो, वरना ये सिर्फ स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, क्रॉस लगाने का मतलब नॉट पॉसिबल। बच्चों ये जो हीट इंजन होते हैं ये हमारी डेली लाइफ में कौन से डिवाइस है? डेली लाइफ में हम लोग कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जिनको हम हीट इंजन बोलते हैं? हमारे सारे व्हीकल्स, हमारे जितने व्हीकल होते हैं उनमें हीट इंजन होता है, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। वो पेट्रोल जब बर्न होता है तो उससे एनर्जी लेता है, हमें मैकेनिकल वर्क देता है क्योंकि हमारी गाड़ी चलती है, और बाकी एनर्जी को सराउंडिंग्स में रिजेक्ट कर देता है। इंजन गर्म होता है भाई, कितना सारा हीट निकलती है, आप बोनट खोलो देखो गर्म रहता है वो। दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन। उसको कूल करने के लिए कूलिंग वो होता, कूलेंट्स वगैरह होते हैं अलग अलग, वो हरे हरे कलर का कुछ लिक्विड होता है। तो बच्चों पानी डाल देते हैं बाद में, जब वो खत्म हो जाता है तो सिंपल पानी डाल देते हैं। तो और कौन है व्हीकल के अलावा? जनरेटर। ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर बाहर लगे हुए हैं इसमें दो प्रोसेस है। पहले डीजल से मोटर चलती है, दिस इज हीट इंजन। उसके बाद मोटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो बाद में पढ़ेंगे। और कोई है? नहीं, गीजर नहीं है,
गीजर में तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से पानी गर्म करते हैं, उसमें मैकेनिकल वर्क कहां है? उसमें मैकेनिकल वर्क नहीं है बेटा। मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना है, वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है ना? तो ठीक है, अब लिखो दूसरा स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। सेकंड का नाम क्या है? क्लॉसियस। क्लॉसियस स्टेटमेंट। बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम एक ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते जो लो टेम्परेचर से हीट ले और उसे हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफर कर दे, वो भी विदाउट डूइंग एनी वर्क, है ना? T2 लेस देन T1। हम एक ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते जो लो टेम्परेचर से हीट लेकर और उसे हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफर कर दे। बेटा उल्टा तो नेचुरल प्रोसेस है, हाई टेम्परेचर से एनर्जी लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो उसका रिवर्स हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें इस पर एक वर्क करना पड़ेगा, और वो डिवाइस ये रहा, एसी। हमारे रूम में जो एसी लगा है ये वही डिवाइस है। कैसे काम करता है एसी, ये मैं कह रहा सेकंड लॉ इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि डेली लाइफ की है। बच्चों, हमारे एसी और फ्रिज दोनों इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इनमें एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है, हाई प्रेशर गैस को बाद में अचानक एक्सपेंड किया जाता है तो वो ठंडी हो जाती है, थ्रोटलिंग प्रोसेस कहलाता है, एडियाबेटिक प्रोसेस है ये। तो वो गैस ठंडी हो जाती है, ठंडी ठंडी गैस को फ्रिज के अंदर से पास कराया जाता है, तो वो फ्रिज के अंदर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फ्रिज की गर्मी बाहर आ गई, गैस ने ले ली और गैस एक्सपेंड हो गई। एक्सपेंड होकर फिर वो कंप्रेसर में जाती है, कंप्रेसर फिर उसे कंप्रेस करता है, फिर हम उसे एक्सपेंड करके ठंडा करते हैं, फिर वो हीट की अंदर की हीट को, फ्रिज के अंदर की हीट को बाहर लेकर फिर एक्सपेंड हो जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो फ्रिज क्या करता है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम, 2, 4, 5 डिग्री, और बाहर का टेम्परेचर गर्मियों में कितना होता है? 40 डिग्री। यानी कि हम 5 डिग्री से 40 डिग्री पर हीट को निकाल रहे हैं ना, लेकिन इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ रहा है। कंप्रेसर, उस पर वर्क करना पड़ रहा है और उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ रही है, समझे? तो वी आर डूइंग वर्क ऑन द डिवाइस। तो इस डिवाइस पर अगर हम वर्क करें तो ये क्रॉस की जगह राइट हो जाएगा। तो क्लॉसियस कहता था कि किसी भी डिवाइस पर वर्क करके तब तो हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर यही है। इफ वी डू वर्क ऑन द डिवाइस then we can transfer heat from low temperature to high temperature. But according to Clausius, बिना वर्क किए ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो लिख लो इस स्टेटमेंट को, लिखो, we cannot construct a device which transfers, we cannot construct a device which transfers heat energy from low temperature to high temperature without doing work on it. Low temperature to high temperature without doing work on it. तो बच्चों, मैंने 2 डायग्राम बनाए। पहला वाला डायग्राम वो रेफ्रिजरेटर होता ही है, और दूसरा वाला डायग्राम पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें हमने वर्क नहीं किया। बिना वर्क किए काम नहीं कर सकते हम।
तो बच्चा ये रेफ्रिजरेटर है, जैसे एक हीट इंजन में एक एफिशिएंसी होती है, उसी तरह रेफ्रिजरेटर में एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसको जरूर लिख लो। लिखो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा, this is equals to, beta is equals to heat absorbed by heat engine, refrigerator, not heat engine, heat absorbed by refrigerator divided by mechanical work on refrigerator. और बच्चों सॉल्व करने पर ये इजीली आ जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2, T2 अपॉन T1 माइनस T2, जहां पर T2 लो टेम्परेचर है और T1 हाई टेम्परेचर है, जहां पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जैसे मान लो मैंने आपको बताया हमारा फ्रीज 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ट्रांसफर करे तो उसका बीटा कितना आएगा? 5 नहीं आएगा, 278 केल्विन में कितना आएगा? हाँ, डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस 35 ही लिख दो। 5 और 40 का डिफरेंस केल्विन में भी कन्वर्ट करोगे तो 35 ही आएगा। तो कितना आ गया? लगभग जो भी आएगा बहुत सारा आएगा, इट इज मोर देन 1। तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो बच्चों आज लेक्चर इतना ही। अब अगर हम चाहते हैं कि और क्वेश्चंस किए जाएं तो हम एक लेक्चर और ले सकते हैं। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे फिजिक्स में नहीं है, जिसमें एंट्रोपी वगैरह आता है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं हम।